नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान के नज़दीक जाने से बांग्लादेश की खराब होती आर्थिक स्थिति और रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। यूक्रेन संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यूरोपीय नेताओं के साथ अहम बैठक। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने विटकॉफ पर लगाया रूसी नैरेटिव फैलाने का आरोप। यूक्रेन पर मेहरबान हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद अब ऋण नहीं। रूस की जर्मनी को धमकी, कहा यूक्रेन को टॉरस मिसाइल दी तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। टैरिफ के टेंशन के बीच इटली की पीएम का अमेरिका दौरा। ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान यूरोपीय देशों के साथ टैरिफ मुद्दों पर चर्चा। रूसी सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान पर लगाया प्रतिबंध हटाया। 2003 में रूस ने तालिबान को डाला था आतंकवादी संगठनों की सूची में। तालिबान ने बताया कूटनीतिक जीत। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की विवादित टिप्पणियों पर भारत का करारा जवाब। आसिम मुनीर के बयान को बताया हताशा का नतीजा। कहा पाकिस्तान से कश्मीर का रिश्ता सिर्फ अवैध कब्जे तक सीमित। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश को कहां ले जाएगी, कोई नहीं जानता। एक तरफ बांग्लादेश ने भारत के साथ अपने संबंध खराब कर लिए हैं, जिसके कारण भारत के द्वारा उठाए गए कदमों से बांग्लादेश को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं बांग्लादेश ने भारत से अपने कपड़ा उद्योग के लिए धागे का आयात रोककर अपने कपड़ा उद्योग को और बुरी हालत में डाल दिया है। बांग्लादेश के उद्योग यूनुस प्रशासन के इन कदमों से परेशान है, तो वहीं बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। अराजकता, आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अनिश्चितता का शिकार बांग्लादेश हुक्मरानों के एक के बाद एक फैसले से मौजूदा स्थिति से उबरने के बजाय देश का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। कभी कट्टरपंथियों के दबाव में थोड़ा सा इस रिपोर्ट को दिखाने में थोड़ा सा तकनीकी खराबी है। एक बार फिर हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या कुछ बांग्लादेश की स्थिति है और क्यों बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हुई है। अराजकता, आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अनिश्चितता का शिकार बांग्लादेश हुक्मरानों के एक के बाद एक फैसले से मौजूदा स्थिति से उबरने के बजाय देश का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। कभी कट्टरपंथियों के दबाव में अल्पसंख्यकों पर खुला अत्याचार, तो कभी अनर्गल फैसलों से दोस्त और दुश्मन में फर्क ही भूल जाना। नए फैसले से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला कपड़ा उद्योग मुंह के बल आ गया है। अब बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड रेवेन्यू ने भारत से धागे के आयात पर तत्काल रोक लगा दी है। इस निर्णय के तहत बेनापोल, भोमरा, सोना मस्जिद, बंगला बंधा और बुरीमारी जैसे प्रमुख भूमि बंदरगाहों के जरिए सूत आयात की अनुमति अब नहीं होगी। कहा गया है कि ये कदम टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की शिकायत के बाद उठाया गया है। दावा किया गया कि इससे मिल मालिकों को नुकसान हो रहा था, लेकिन बांग्लादेश के गारमेंट निर्यातकों ने इस निर्णय को आत्मघाती करार दिया है। उनका कहना है कि तैयार परिधानों की लागत बढ़ जाएगी और छोटे मध्यम उद्योगों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाएगी। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को तीसरे देशों में माल निर्यात के लिए अपनी भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से
ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द कर दिया था, भारत ने इसके पीछे अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़भाड़ से अपने निर्यात में हो रही देरी और लागत में वृद्धि बताया था। हालांकि साथ ही ये भी स्पष्ट किया था कि इस कदम से नेपाल और भूटान को बांग्लादेश के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक तरफ बांग्लादेश भारत के साथ व्यापार पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ व्यापार समेत दूसरे क्षेत्रों में पीछे बढ़ा रहा है। इसी साल ढाका ने इस्लामाबाद से 50,000 टन चावल खरीदने पर सहमति जताई थी। पाकिस्तान कपास, चीनी, चावल, गेहूं जैसे उत्पाद का निर्यात करना चाहता है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत भी बढ़ गई है। गुरुवार को 15 साल बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच ढाका में बैठक हुई। ये बैठक इसलिए भी अहम है कि जल्द ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसहाक डार बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे हम यही करना चाहेंगे कि हाल में हमने देखा कि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि बांग्लादेश के साथ संबंधों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ऐसा माहौल नहीं है। भारत ने जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को दी थी वो बंद कर दी, उसका भी काफ़ी नुकसान वहाँ पर देखा गया। अब बांग्लादेश ने एक कदम उठाया है, कपड़ा उद्योग के लिए जो धागे भारत से आयात होते थे वो उन्होंने बंद कर दिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सेल्फ गोल है, क्योंकि बांग्लादेश के जो उद्योगपति हैं वो काफ़ी परेशान हैं मोहम्मद यूनुस प्रशासन के इस फैसले से। बिल्कुल चंद्रशेखर जी कि ये आपने इसकी टर्मिनोलॉजी ठीक है, ये सेल्फ गोल है, जो धागा जो बंद किया है भारत से जो आयात करने का। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें चंद्रशेखर जी, तो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश का डिफायंस बढ़ गया है भारत के प्रति। ये हमने देखा जब मोहम्मद यूनुस ने चीन की यात्रा की और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो बढ़ा दिए। तो अगर इनको हमको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन आपस में बहुत घनिष्ठ ऑल वेदर फ्रेंड्स जिसको कहते हैं। तो जो रणनीति अपना रहे हैं मोहम्मद यूनुस, वो इस एक्सेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पाकिस्तान और चीन के एक्सेस के साथ, ताकि भारत के ऊपर कुछ दबाव डाला जाए। लेकिन एक तो आप लोकेशन देखें बांग्लादेश की, भारत की के अंदर ही एक दोनों ईस्ट और वेस्ट में जो भारत है, तो ऐसी ऑल्टरनेटिव इनके पास है नहीं, ऐसा विकल्प नहीं है बांग्लादेश के पास कि किसी तरह से पाकिस्तान और चाइना को जोड़ के भारत को सब्स्टिट्यूट कर सके। तो भारत की तरफ से बात आ रही है कि भाई एक तरह से वहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उसको हटाया है, एक रेजीम चेंज हुई है बांग्लादेश में शेख हसीना को हटा के, और अगर आपको वापस जाना है तो आप एक उसके लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत है कि दोबारा से बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो और नई और फ्री एंड फेयर चुनाव हो जिसमें नई सरकार आ सके। उस ट्रैक पर जाने के लिए तैयार नहीं है मोहम्मद यूनुस, कोई इलेक्शन के बारे में कोई जिक्र भी नहीं हो रहा। तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल गेम खेली जा रही है भारत के साथ। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ सेल्फ गोल जो है वो कपड़ा और धागे के ऊपर नहीं रहेगा। ये एक अगर कूटनीति के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर रहे हैं, और जो स्थिति हो रही है, जो रिश्ते हैं उनमें दरारें जो है और गहरी बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति आगे के दिनों में होने वाली है। भारत ने एक कदम उठाया था, जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी वो बंद कर दी थी। उसके बाद काफ़ी असर वहाँ पर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर हैं या दूसरे बंदरगाहों पर काफ़ी असर वहाँ पर देखा गया था। क्या इसके बाद भी बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी जो जनता है उसका नुकसान कर रहा है भारत के साथ संबंधों को ख़राब करके? देखिए, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये तो बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आम जनता है बांग्लादेश की उसको तो नुकसान हो ही रहा है। लेकिन बात समझने के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो एक कोलिजन कोर्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब भारत की तरफ से मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि भाई हमारे पास कई विकल्प हैं
अगर प्रेशर डालने की बात आए तो भारत के ग्रेजुएटेड हमारे पास स्कोप है। हम डिप्लोमेटिक तरीके से कर सकते हैं, आर्थिक तरीके से कर सकते हैं, और उसके बाद और भी रेंज ऑफ ऑप्शन है जिसके बारे में अभी बात नहीं मैं करना चाहूँगा। तो ये समझने की ज़रूरत है बांग्लादेश के अंदर, और अगर नहीं समझे तो और स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं चंद्रशेखर जी के अंदर जो है स्थिति आम लोगों की बद से बदतर हो सकती है। तो जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हमने देखे थे, जो एंटी हसीना प्रोटेस्ट थे, वो भी तब्दील होने में देर नहीं लगेगी जो एंटी यूनुस प्रोटेस्ट में बदल जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस की कोट अनकोट सरकार, क्योंकि सरकार तो एक तरह से लेजिटिमेसी तो उसकी डाउटफुल है। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, जो आपने कहा इसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक तरफ अवामी लीग का काफ़ी अच्छा सपोर्ट वहाँ पर है, वो लोग मोहम्मद यूनुस का विरोध कर रहे हैं, उनके जो समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता हैं। दूसरा, कल बीएनपी ने जाकर के मुलाकात की थी मोहम्मद यूनुस से। वहाँ पर कहा गया था कि आप जल्द से जल्द चुनाव करवाइए, लेकिन बीएनपी को कोई ऐसा जवाब वहाँ पर मिला नहीं। उसके बाद बीएनपी भी कहीं ना कहीं नाराज़ है। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में? और बांग्लादेश की सेना को लेकर के भी काफ़ी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, ये जो आपने कहा ना बीएनपी भी नाराज हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनुस के मेन जो अलाई है, पॉलिटिकल अलाई, जमात इस्लामी। तो इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस है बांग्लादेश में, वो हम देखते हैं कि उसमें गति आई है, उसमें तीव्रता आई है। और ऐसी स्थिति में अब दूसरा, हम अगर इसको बदलना चाहें, अवामी लीग और बीएनपी जो है वो एक, अभी तक वो नहीं हुआ, दोनों अगेंस्ट हैं मोहम्मद यूनुस के इस तरफ, लेकिन आपस में उनका क्या तालमेल है अभी हमें उसका पता नहीं कि क्या वो डायलॉग भी शुरू हुआ है दोनों के बीच। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है वो है ये जो सेना की, उसका रवैया क्या होगा। अब वो क्रिटिकल फेज आ रहा है कि फौज को अपना कुछ एक तरह से, क्योंकि स्थिति ऐसी खराब जा रही है कि एक विकल्प की ओर कि सेना को ऐसे कदम रखने पड़ सकते हैं कि दोबारा से चुनाव वहां पर हो सके। एक केयरटेकर रोल प्ले करने का वहां पर एक तरह से जमीनी एक वो सिचुएशन बन रही है। अतुल जी, संक्षेप में बताइएगा, अंतिम सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जिस तरह से ये नज़दीकी बढ़ा रहे हैं, अब भारत को कितना सतर्क होने की ज़रूरत है यहाँ पर? बहुत ज़रूरत है सतर्क होने की, क्योंकि अगर पाकिस्तान, हम बात कर रहे हैं निर्यात की, चीनी की, चावल की, सबसे बड़ा जो निर्यात होता है वो टेररिज्म होता है पाकिस्तान से। और अगर आप देखें जो गए हैं लोग वहाँ पर, आईएसआई के लोग वहाँ पर जा चुके हैं, ऑलरेडी मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं जी। तो और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है चंद्रशेखर जी, जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी पूरे देश से हम जोड़ता है, उसके नज़दीक भी जाके इन्होंने ब्यौरा किया है कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने जाके। तो इसलिए अगर भारत के लिए तो बहुत बड़े खतरे की घंटी है, और हमें इसको पूरी तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस देने की ज़रूरत है। हम इसको डिले नहीं कर सकते। ठीक है अतुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अब पेरिस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ ने यूरोपीय नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा की है। वहीं रूस ने जर्मनी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉरस मिसाइलें दी तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। शांति समझौता उभरता दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने यह दावा किया था। अब इसी संभावित शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए गुरुवार को अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ ने यूक्रेन रूस जंग को खत्म कराने के लिए यूरोपीय नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा की। बातचीत के लिए यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल भी पेरिस में मौजूद है। इस बीच रूस ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और विटकॉफ के बीच हुई बातचीत रचनात्मक और उपयोगी थी, लेकिन कुछ देश वार्ता को बाधित करना चाहते हैं। वहीं रूस ने जर्मनी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉरस मिसाइलें देता है तो इसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। पिछले हफ्ते जर्मनी के भावी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि अगर यूरोपीय सहयोगियों के साथ समन्वय बनता है तो यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने के लिए तैयार हैं। इसको युद्ध में जर्मनी की सीधी भागीदारी माना जाएगा और इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को ऋण नहीं माना जाएगा, लेकिन उसे वापस चुकाना अनिवार्य होगा। पहले दी जाने वाली मदद पर 4% ब्याज लगाया गया था। इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध के अग्रिम मोर्चों पर इस्तेमाल होने वाले हथियारों में से 40% से अधिक यूक्रेन में ही निर्मित होते हैं। पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी निर्मित 10 पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन ट्रंप ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वो हमेशा मिसाइल हासिल करने की फिराक में रहते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ज़ेलेंस्की हैं जिन्होंने जंग की शुरुआत की थी। उधर यूक्रेन ने रूस की तरफ से जंग लड़ रहे चीनी सैनिकों को मीडिया के सामने पेश किया। यूक्रेन ने पिछले हफ्ते 2 चीनी नागरिकों को पकड़ने का दावा किया था। हालांकि चीन ने अपने नागरिकों के जंग में शामिल होने की बात से इनकार किया है। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि उनकी खुफिया एजेंसी ने 155 चीनी नागरिकों की पहचान की है जो रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। अतुल अनुजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो इसको रोकने की काफ़ी कोशिशें चल रही हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ट्रंप के दूत विटकॉफ ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और आज यूरोप में बैठक, क्या कुछ आप कहेंगे? चंद्रशेखर जी, एक नया डायमेंशन ऐड हुआ है। अभी तक जो बातचीत हो रही थी वो पहले सऊदी अरेबिया में जैसे हुई, वो उस अमेरिका और रूस के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हुई है और अमेरिका और यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हुई। पहले के जो का दौर आया है उसमें यूरोपियंस कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे और इसकी सख्त एक तरह से नाराजगी पेश की थी यूरोपियंस ने कि भाई आप हमें भी शामिल करें। तो वो जो मांग यूरोप की थी वो लगता है इस बार पूरी हुई है, क्योंकि पेरिस में, जैसे आपकी रिपोर्ट ने कहा है कि पेरिस में बातचीत शुरू हो गई और साथ में पेरिस में ही यूक्रेन का भी एक डेलीगेशन है। वो मुझे लगता है कि अमेरिकन की और यूक्रेनियंस की भी बातचीत वहां पर होगी। तो एक नया डायमेंशन आया है और ये मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव एक एलिमेंट है, क्योंकि अगर कंसेंसस बनना है यूक्रेन के ऊपर क्या वेस्ट का रवैया होना चाहिए, तो वो बिना यूरोपियंस के शायद रजामंदी से मुश्किल होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना। तो एक तरह से कि एक अच्छी डायमेंशन, अच्छी डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने जो कहा है, अपना ज़्यादा कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि अब उनको भी मैसेजिंग करनी ज़रूरी थी और ख़ासकर जर्मनी के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी की है कि वो टॉरस मिसाइल जो है वो एक तरह से रेड लाइन होगी, उसको क्रॉस नहीं करना है।
तो जो रूस और यूरोप के बीच में अभी हालात सुधरे नहीं हैं, वो हमें हमें दिख रहा है जिस तरह से बातचीत हुई है, जो मैसेजिंग व्लादिमीर पुतिन ने की है। लेकिन डिप्लोमेसी में जो है वो एक थर्ड डायमेंशन आने से मुझे लगता है दिशा जो है वो कंस्ट्रक्टिव छोर की तरफ जा रही है। अभी बहुत से फैसला अभी हमने करना। मार्को रूबियो की एंट्री भी एक कंस्ट्रक्टिव बात है, क्योंकि एक कॉम्पोजिट टीम जा रही है अब अमेरिका की तरफ से, कि उसके जो विदेश मंत्री हैं वो भी साथ में लग गए हैं। तो एक तरह से इंक्रीमेंटल वो भी एक चीज हमें नोट करने की जरूरत है कि वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है। तो लेकिन इस सब के बीच हाँ जी। जेलेंस्की की ओर से एक बयान आया है, उनका कहना है कि जो विटकॉफ हैं ये कहीं ना कहीं रशियन नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए अभी भी खाई बहुत ज़्यादा है, जहाँ यूक्रेन पोजीशन से सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में प्रॉब्लम नहीं है, यूक्रेन और अमेरिकन के बीच में जो है वो भी दरार काफ़ी काफ़ी गहरी होती जा रही है। इस तरह का जो स्टेटमेंट आप कह रहे हो विटकॉफ के ऊपर कहा गया कि रूसी नैरेटिव वो चला रहे हैं, इसलिए विटकॉफ के साथ मार्को रूबियो का होना भी मुझे लगता है एक सिग्नल है, एक सॉफ्टनिंग है कि सिर्फ विटकॉफ नहीं होंगे, हमारे दो प्रतिनिधि बहुत सॉलिड होंगे, वो अब बातचीत करेंगे। इसमें तो एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है अतुल जी, कहीं ना कहीं विटकॉफ की ओर से पिछले कुछ दिनों में कुछ जो इंटरव्यू दिए गए थे उसमें ये कहा गया था कि जो 4 इलाके हैं जिसमें डोनबास का इलाका है, डोनियास्क और लुगांस्क का, उसके अलावा जापोरिजे, खेरसोन और ये जो क्रामिया का इलाका है, इसको लेकर के मेरे ख्याल से क्या कुछ कहेंगे? आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से मैं क्या कुछ नहीं, कह रहा हूं? बिल्कुल, क्योंकि ये रूस की मेन एक तरह से डिमांड्स हैं या स्ट्रेटेजिक नीड्स हैं, क्योंकि आपका जो डॉनबास का इलाका है उसमें जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो रूसी पॉपुलेशन है, रूसी ओरिजिन की पॉपुलेशन। जहाँ पर सवाल क्रीमिया का है, क्रीमिया में जो सबसे बड़ा बेस है, नेवल बेस रूस का सेवास्तोपोल में है, इसलिए क्रीमिया भी अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खेरसोन वगैरह वो एक तरह से बाउंड्री लाइन आ जाती है जहाँ पर ब्लैक सी के ऊपर आपकी एक्सेस आपको चाहिए। तो एक तरह से एक तरह से ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये तो रूसी नैरेटिव की बात आप कर रहे हैं, विटकॉफ की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे का एक तरह से अलाइनमेंट है जो विटकॉफ कह रहे हैं और जो रूस की तरफ से जो रवैया है टेरिटोरी को लेके, तो इसी वजह से मेरे को लगता है वो क्रिटिसिज्म इतना आ रहा है विटकॉफ के ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं अतुल जी कि संक्षेप में बातचीत आगे बढ़ रही है, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये बातचीत आगे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है, लेकिन इस पे चंद्रशेखर जी एक प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिका को जल्दी इसमें चाहिए कि किसी तरह से ब्रेक थ्रू मिले, क्योंकि अब जो डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म ट्रंप के ऊपर आ रहा है वो काफ़ी आ रहा है, ट्रेड वॉर के लेके भी आ रहा है, और यूक्रेन के युद्ध को कुछ दिखाने के लिए नहीं है ट्रंप के पास इस वक्त, कभी 100 दिन के करीब पूरे हो रहे हैं। इसलिए बातचीत का दौर कंस्ट्रक्टिव तरीके से जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकन प्रेशर सब पार्टीज पे ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक नीड होगी ट्रंप को दिखाने के लिए कि भी हमारी सरकार जो है वो कामयाब ठीक है अतुल जी, कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, ये एक अच्छी खबर है। और भारत की ओर से भी, भारत के प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि बातचीत होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, और सब चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि इस युद्ध की ओर से न सिर्फ रूस और यूक्रेन का बल्कि पूरी दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन कार्यक्रम में कश्मीर के समर्थन में फिर से अनाप शनाप बयानबाजी की और भारत के खिलाफ खूब आग उगली। मुनीर ने मजहब के नाम पर मुसलमानों को एक साथ लाने की गुहार लगाई है। दरअसल बलूचिस्तान, केपीके और पीओके में शहबाज शरीफ सरकार और सेना का खूब जमकर विरोध हो रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की कुर्सी हिल गई है। जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पाकिस्तान का कश्मीर से एकमात्र रिश्ता यही है कि वह भारत के अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करें। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच 2 मिलियन यूरो के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान कतर के अमीर ने कहा है कि इजराइल गाजा में युद्ध विराम समझौते का सम्मान करने में विफल रहा है। कतर इजराइल और हमास के बीच समझौते का प्रमुख मध्यस्थ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ के जवाब में चीन ने ताजा प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चीन इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। वहीं मेक्सिको और जापान के प्रतिनिधिमंडलों से टैरिफ पर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा है कि चीन सहित हर देश उनसे मिलना चाहता है। सोमालिया और अमेरिका के संयुक्त हवाई हमलों में मध्य सोमालिया में अल शबाब के 12 आतंकवादी मारे गए और अलकायदा से जुड़े समूह के लिए हथियार ले जाने वाले एक जहाज को नष्ट कर दिया गया है। हवाई हमले अल शबाब द्वारा रणनीतिक शहर अदन याबल पर हमला करने के कुछ घंटों बाद हुए हैं। रूस ने अफगानिस्तान के तालिबान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसे उसने 2 दशकों से अधिक समय से आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। इस कदम से मॉस्को के लिए अफगानिस्तान के नेतृत्व के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। पुतिन ने पिछले साल बोला था कि तालिबान अब आतंकवाद से लड़ाई में उसका सहयोगी है। बुल्गारिया में रोसेन जेलियाजकोव के नेतृत्व वाली सरकार गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव में बच गई। दरअसल विपक्ष द्वारा इस महीने में दूसरी बार सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में विफल रहने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था।